हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप लोग जो है पुराने 4 लेक्चर्स देख सकते हैं। फायदा तभी होगा आपको जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और साथ में जो है चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, या फिर पहले चैप्टर से पढ़िए फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारी पेड पीडीएफ का पार्ट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज की पीडीएफ चाहिए तो भी मिल जाएगी। और अगर आपको सिर्फ इकोनॉमी की पीडीएफ चाहिए या फिर साइंस की पीडीएफ चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो भी आपको जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। आज का हमारा 5वां टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड प्राइस इंडेक्स। महंगाई और प्राइस इंडेक्स जो है, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे हैं। पुराने लेक्चर्स जरूर देख लेना, और सारे जो है लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगर आप एप्लीकेशन पर हमारे ये लेक्चर्स देख सकते हैं तो फिर वीडियो को लाइक करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, लेकिन कमेंट आप वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द। भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है। तो अब देख लीजिए, अगर महंगाई हो रही है, कोई भी चीज महंगी हो रही है, तो इन द एंड किस पे भार पड़ेगा। तो इन द एंड कंज्यूमर, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उपभोक्ता है। तो महंगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा महंगाई को मापा जाता है, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, for measuring the changes in the price level of the country, which among the following index number is used। किसी भी एक देश में महंगाई प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है, प्राइस लेवल एक कंट्री में चेंजेस को जानने के लिए किस नंबर का यूज किया जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। पहले जो है नमक की थैली, जो सॉल्ट होता है, नमक आपके खाने वाला जो नमक है, उसकी थैली 10 से 12 रुपए में मिलती थी, लेकिन अभी वही थैली जो है 20 से 24 रुपए में मिल रही है मार्केट के अंदर। तो मतलब क्या हुआ, पहले जो 10-12 रुपए की चीज थी अब 20 रुपए की हो गई है। तो जो महंगाई बढ़ चुकी है, प्राइस बढ़ चुका है। ये कैसे पता चलेगा, जो कंज्यूमर यूज कर रहा है उसके द्वारा पता लगा। तो कंज्यूमर क्या होगा इसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के द्वारा हम लोग जो है प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री पता चलता है, और इसमें जो है चेंजेस का पता किया जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किसके साथ जोड़ी जाती है। आर्थिक विकास को आमतौर पर किसके साथ जोड़ा जाता है। डिफ्लेशन, इसको कि अपस्फीति बोलते हैं, और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी, और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है। डिफ्लेशन का मतलब महंगाई कम हो रही है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आज तो टमाटर 20 रुपए किलो थे और कल जो टमाटर है सीधा 100 रुपए किलो हो गए। तो इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जब दो नंबर्स में जाकर महंगाई बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और स्टैगफ्लेशन में धीरे धीरे बढ़ती है महंगाई। तो आर्थिक विकास को आमतौर पर किसके साथ जोड़ा जाता है, मुद्रास्फीति के साथ। कि अगर कोई चीज महंगी हो रही है तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कपल्ड होता है। तो राइट आंसर क्या है, बी। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों ने अभी तक इकोनॉमी के लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लो इकोनॉमी के लेक्चर, क्योंकि वो इकोनॉमी के लेक्चर देखने के बाद आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज है और अच्छे से समझ आएगी, और आप अच्छे से इसका जो है काम जो अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस इफ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है यदि। अब देखिए, दोबारा से क्वेश्चन देख लीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है यदि बैंक में बैंक दर में कमी आए, रिवर्स रेपो दर में कमी आए, वैधानिक तरलता राशन बढ़ाया गया हो, या फिर रेपो दर में वृद्धि हो जाए। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बैंक रेट इज डिक्रीज। अब देखिए,
अब मान लो बैंक ने अपने रेट घटा दिए, पहले क्या था, जो लोन मिल रहा था वो 10% पे मिल रहा था, अब उन्होंने क्या कर दिया है, 3% पे लोन मिल रहा है आपको, जो है 3% ब्याज पर पैसे मिल रहे हैं बैंक से। तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इफ बैंक रेट डिक्रीज। बैंक रेट घट गया यहाँ से, बैंक रेट घटेगा तो आप लोग जो है आसानी से जो लोन ले पाएंगे, लोग लोन लेंगे तो वो जो पैसे को है यूज कर पाएंगे, और इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके पास 100 रुपए थे, आपने मार्केट से कुछ सामान खरीद लिया और वो 100 रुपए लग गए। अब आपके पास और पैसे नहीं है, आपको पहले 10% पे ब्याज पे पैसे मिल रहे थे, आपने कहा बहुत ज्यादा ब्याज है, मैं पैसे नहीं ले सकता क्योंकि इसका ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। फिर आपको 3% पे पैसे मिल गए, तो आपने क्या किया, 300 रुपए और उधार ले लिए, ब्याज पे ले लिए। तो क्या आप 300 रुपए से और मार्केट में लगाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो बैंक रेट अगर डिक्रीज होंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, विच इज इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन। नीचे दिया गया इन्फ्लेशन से कौन सा गलत है मुद्रास्फीति के बारे में। पहला देखिए, इन्फ्लेशन इंडिकेटेड द राइज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज ऑन ए पॉइंट टू पॉइंट बेसिस। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, भाई इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जाए, नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हाँ महंगाई हो रही है तो भाई हो रही है, कि किसी चीज का प्राइस आज कुछ था, आज से 3 महीने बाद चेक किया गया तो प्राइस कुछ और हो गया, या 1 महीने बाद चेक किया गया तो प्राइस कुछ और है, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट है, ये नहीं है कि दिन में प्राइस अप जा रहा है डाउन जा रहा है। ये कोई शेयर मार्केट नहीं है जो इस तरह से करेगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट नहीं करता। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, तो पहली ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी तीन पढ़ लीजिए, बाकी तीन करेक्ट स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन के बारे में, देख लीजिए। द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो इन्फ्लेशन रेट है भारत में वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर भी कैलकुलेट किए जाते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर भी कैलकुलेट किए जाते हैं। दूसरे देखिए, फॉर सम कमोडिटीज रिटेल प्राइसेस आर आल्सो कंसिडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो कमोडिटीज ये भी यूज किया जाता है, कुछ वस्तुओं के लिए खुदरा कीमतों का मुद्रास्फीति की माप के लिए भी माना जाता है। इन्फ्लेशन रेट गोइंग डाउन डज नॉट मीन प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग। तो इन्फ्लेशन रेट अगर नीचे आ गया, मान लो पहले कोई चीज 10% के, पहले 10% थी इन्फ्लेशन रेट, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट 5% रह गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी चीज का प्राइस डाउन आ जाएगा, उसका रेट जो है बढ़ने का वो घट गया है, लेकिन वो बढ़ तो रहा है, महंगाई तो हो ही रही है ना। तो ये मतलब है, तो हमारा पहला आंसर जो यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, हाई प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन जो है किसी एक विशेष वस्तु की कीमतों में वृद्धि ही इन्फ्लेशन कहलाती है। पहले दूध क्या था, पहले दूध 30 रुपए लीटर था, अब दूध 60 रुपए लीटर मिल रहा है, तो महंगाई हो रही है ना। मतलब किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के बारे में जानकारी इन्फ्लेशन कहलाती है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये भी नहीं कि किसी अननेसेसरी चीज की कीमत बढ़ गई तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे, नहीं। काम की चीजें जो कंज्यूमर यूज कर रहा है डे टू डे बेसिस पे, वो अगर उनका महंगाई होती है तो उसको बोलते हैं महंगाई होगी। जैसे कि नमक का रेट बढ़ जाना, चीनी का रेट बढ़ जाए, दूध का रेट बढ़ जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है डे टू डे चीजें होती हैं, जो गुड्स होती हैं डे यूज के लिए, डेली यूज के लिए, अगर उनके रेट्स हाई हो रहे हैं तो फिर जो है उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है, क्रेडिटर को, डेबिटर को, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को, या फिर गवर्नमेंट पेंशनर को। तो भाई डेबिटर को सबसे ज्यादा जो है लाभ होता है इन्फ्लेशन से, जो देता है किसी को। मान लो उसने 100 रुपए उधार पे दिए, महंगाई बढ़ गई, 100 की वैल्यू क्या रह गई, 90 रुपए। और किसी ने 100 रुपए लिए थे, उसकी महंगाई इन्फ्लेशन होगी, उसकी वैल्यू 90 रुपए हो गई, लेकिन वापस उसको कितने करने पड़ेंगे, 100 ही करने पड़ेंगे। इसके पास तो 90 रुपए ही है यूज करने के लिए, क्योंकि उसकी अब 100 की वैल्यू कम होगी, लेकिन वापस तो इसको 100 ही करने पड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, देनदार को, और नुकसान किसको होता है, लेनदार को। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार यहाँ पे इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है।
इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेब्टर, महंगाई से देनदारों को फायदा होता है, बिल्कुल होता है, अभी हमने पढ़ा। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स, नो, गलत है ये। इन्फ्लेशन से बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं होता है। बॉन्ड होल्डर को जितनी बॉन्ड में कीमत साइन की गई है उतना ही पैसा मिलता है। मान लो कोई बॉन्ड 100 रुपए का बॉन्ड है, ₹100 का कोई बॉन्ड है, इसकी वैल्यू तब भी 100 थी, आज भी 100 ही है। महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए, ये 100 रुपए का ही रहेगा। तो फिर इसलिए जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, ओनली वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है? Which among the following is not a method to control inflation? Controlling the demand, अगर डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे तो क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी? कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशनिंग ऑफ कमोडिटीज। अब देखिए इसमें पूछा है नॉट ए मेथड, कौन सा एक मेथड नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग जो है बढ़ा, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक मेथड नहीं है। अगर रेट घटा दिए जाएंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर रेट, पहले इंटरेस्ट रेट 10% थे तो लोग लोन नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में 3% हो गए तो लोन ज्यादा लेंगे लोग। और अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो क्या, डिमांड जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेट करेंगे तो सप्लाई उतनी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये एक मेथड नहीं है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, अगर इंटरेस्ट के रेट बढ़ा दिए जाए, इंक्रीज कर दिए जाए, फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। और डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, सप्लाई, मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी मींस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट या फिर इंक्रीजिंग द बैंक रेट। और वस्तुओं का राशन, रेशनिंग ऑफ कमोडिटीज, इनसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। और इंग्लिश में भी क्वेश्चन सेम है, हिंदी में भी सेम है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो आई होप आप हिंदी में साथ साथ जरूर पढ़ लेंगे। जो जरूरत है वो मैं पढ़ा देता हूँ। Which of the following price index number are useful for calculation of central government employees wage compensation? केंद्र सरकार के कर्मचारी वेतन मुआवजे की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सूचकांक संख्या का उपयोग किया जाता है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, उसको जो है कंपनसेशन करनी हो, वेज कंपनसेशन करनी हो, तो कौन सा प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। राइट आंसर है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन ए मंथली बेसिस ओनली। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो मंथली बेसिस पे ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, एज कंपेयर्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर द WPI वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स गिव लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स। तो बिल्कुल ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये फूड आर्टिकल्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल सामान को ज्यादा वेटेज मिलती है। तो फूड आर्टिकल्स को उसमें लेस वेट दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो क्या होता है एग्जाम में आपको, जैसे अगर आपका 1 डे एग्जाम है, कोई पुलिस एग्जाम है कोई, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट। मतलब इसमें 2 ऑप्शन और ऐड कर दी गए कि नन ऑफ द अबव, या फिर लिखा होगा कि द स्टेटमेंट इज लेस इंफॉर्मेटिव, या फिर इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इसका आंसर दे पाए। तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस में ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच इज आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट दिए गए, इसको देखते हैं और फिर अपना आंसर बताना है। द सब प्राइम क्राइसिस विच हिट्स द यूएस इकोनॉमी was caused by sudden increase in the oil prices। तो जो भाई सब प्राइम क्राइसिस हुए थे वो ऑयल प्राइसेस की वजह से नहीं हुए थे।
द क्राइसिस लेड टू डिफॉल्ट इन होम लोन रीपेमेंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या है, पैसे ले लेके घर बनाने स्टार्ट कर दिए। अब अब मान लो आप पैसा लेके घर बना रहे हो, अब घर से कोई आपको इनकम थोड़ी होगी, तो फिर आप लोन कहाँ से उतारोगे? जब आप काम ही नहीं करोगे तो लोन कहाँ से उतरेगा? तो संकट के कारण गृह ऋण जो है चुकाने में चूक हो गई। बिल्कुल ठीक है ये। इट लेड टू फेलियर ऑफ सम यूएस बैंक। अब बैंक ने क्या कर दिया, लोन दे दिया हाउस बनाने के लिए, कमाई हुई नहीं, लोन वापस आया नहीं, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो बैंक फेल हो गए। सब प्राइम क्राइसिस कॉज्ड क्रैश इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल, क्योंकि आज कोई भी देश जो है, एक मार्केट वो बंद इकोनॉमी नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। अगर किसी एक देश की इकोनॉमी सफर करती है तो उसकी वजह से दूसरे देश की इकोनॉमी भी सफर करती है। अगर कहीं दो देश लड़ते हैं, मान लो रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं यूएसए की इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगा। भारत पाकिस्तान की कल को अगर लड़ाई हो जाती है तो इसका जो है युद्ध, इस युद्ध का जो है इफेक्ट चाइनीज इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगा, यूएसए की इकोनॉमी पे जरूर पड़ेगा। क्या होता है, जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, अब हम यूएसए से कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लो कोई खाने पीने का सामान हम यूएसए से खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सामान को रोक लगा देंगे कि हम यूएसए से, एक बार हमारा युद्ध है पाकिस्तान के साथ, हमें खाने पीने का सामान नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या है, वो जो इंडस्ट्री है यूएसए में सफर करेगी। और दूसरी तरफ हम कह दें कि हमें रशिया से हथियार परचेज करने हैं, तो रशिया की इकोनॉमी फ्लरिश करेगी और ये सफर करेगी। तो इस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई है वो चेंज हो जाती है, फ्लक्चुएट कर जाती है। कोई अगर एक्स्ट्रा बाहर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था उस वजह से। तो इसमें पूछा गया कि सही आंसर बताओ, तो भाई 2, 3 और 4 सही है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज। भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या है? भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय क्या है? सबसे आम उपाय है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following statement is an appropriate description of deflation? Which one of the following statement is an appropriate description of deflation? तो डिफ्लेशन की आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अपस्फीति का उपयुक्त विवरण। इट इज ए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज। इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, इसको डिफ्लेशन नहीं बोलते। It is a persistent recession in both the financial and real sector of economy, तो ये भी डिफ्लेशन नहीं होती है। It is a persistent fall in general price level of goods and services, तो मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का रेट डे बाय डे गिरता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। अब स्फीति, जो मुद्रास्फीति की उल्टी, इन्फ्लेशन का बिल्कुल उलट, अपोजिट। पहले क्या, महंगाई में रेट बढ़ते जाते हैं, जैसे कि पहले टमाटो जो होता है, टमाटर आप खाते हैं, टमाटर 20 रुपए किलो था, लेकिन डिफ्लेशन हो रही है तो ये 10 रुपए किलो हो गया, फिर ये 5 रुपए किलो। अब आपको 10 रुपए के 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितना बुरा हाल है। तो उसको क्या बोलते हैं, अपस्फीति बोलते हैं, डिफ्लेशन। राइट आंसर है सी। एक यहाँ पर दावा दिया गया और एक उसका कारण दिया गया, असर्शन और रीजन। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज कम डाउन इन द लास्ट 3 years। तो ये बिल्कुल, rate of inflation in India has come down in the last 3 years, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। The country has received a large amount of foreign capital during these years, तो बिल्कुल कंट्री को जो है फॉरेन कैपिटल मिला है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों सच तो हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an expression coined by economists to describe an economy that is growing at such a slow pace that more jobs are being lost than are being added। अर्थशास्त्रियों द्वारा गढ़ी गई एक ऐसी अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए एक अभिव्यक्ति जो इतनी धीमी गति से बढ़ रही है,
जोड़े जाने की तुलना में अधिक नौकरियां खो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, ग्रोथ रिसेशन या रेचेट इन्फ्लेशन। तो किसको बोलते क्या है? ग्रोथ रिसेशन, मतलब उसमें ग्रोथ तो हो रही है लेकिन रिसेशन ज्यादा हो रहा है उसमें, विकास मंदी। नौकरियां ज्यादा जा रही हैं, प्रोड्यूस कम हो रही हैं, ऐड कम हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ रिसेशन। 10 लोगों को यहाँ पर 10 लोगों को काम मिल रहा है लेकिन 20 लोगों की नौकरी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी-कभी आधार प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब इसमें आधार प्रभाव क्या है? ऑप्शंस देखिए। यह फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में भारी कमी का प्रभाव है, तो इसमें से आधार प्रभाव का मतलब ये नहीं होता है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं है। इट इज इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स। आधार प्रभाव बेस इफेक्ट का क्या मतलब है? कि प्रीवियस ईयर लेवल के ऊपर उसकी कैलकुलेशन की जाए। इट इज, यह मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों को प्रभाव करता है। बेस इफेक्ट। राइट आंसर क्या है? सी। In India, in the overall index of industrial production, the indices of 8 core industries have a combined weightage of 37 to 90%. Which of the following are among those 8 core industries? तो भाई 8 core industries हैं, सभी को पता होगा, इकोनॉमी पढ़ी है तो 8 core industries के बारे में पढ़ के आए होगे आप लोग। अब इसमें से बताना है कि वो एक इसमें से कौन सी इंडस्ट्री नहीं है। सीमेंट उद्योग है, फर्टिलाइजर्स भी है कोर इंडस्ट्री, नेचुरल गैस भी है कोर इंडस्ट्री, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी कोर इंडस्ट्री है, बट टेक्सटाइल्स कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो जिस जिसमें 5 लगा हुआ है पहले तो वो हटा दो। अब तो ऑप्शन बचे हैं, टेक्सटाइल तो नहीं है, जिसमें 1 2 3 4 ये चारों हैं। अब बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज की, ये कौन कौन सी है? तो इसको आप जो है अल्फाबेटिकली याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कोल, कोयला। दूसरे नंबर पे आता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ये कोर इंडस्ट्रीज है बच्चों, याद रखना, ये पूछी जाती हैं। कोल, क्रूड ऑयल, इसके बाद है सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बाद आएगा आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और उसके बाद आएगा स्टील्स। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के बाद आएगा स्टील। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 आपकी कोर इंडस्ट्रीज हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो भाई ये टेक्सटाइल थी जो अलग दे रखा था वो हमने हटा दिया। ठीक है, ध्यान रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडेक्स रेसिडेक्स इज एसोसिएटेड विद। तो भाई इंडेक्स रेजिडेक्स जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? शेयर प्राइस के साथ, म्यूचुअल फंड प्राइस, प्राइस इंडेक्स के साथ, या फिर लैंड प्राइसेस के साथ? तो भाई शेयर रेजिडेक्स जो है, रेजिडेक्स मतलब लैंड प्राइसेस, रहने की जगह, लैंड प्राइसेस से ये जुड़ा हुआ है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेजिडेक्स है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो कि 1988 में स्टैब्लिश है, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये भी कई बार पूछ लेता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। ध्यान रखना ये आरबीआई के अंडर नहीं है,
ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डायरेक्ट काम करता है, इसलिए मैंने बताया है आपको। बाकी सारे बैंक आरबीआई के अंडर काम करते हैं। रेजिडेक्स, एन इंडेक्स ऑफ रेजिडेंशियल प्राइसेस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द विच ईयर? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2007 में रेजिडेक्स को लॉन्च किया गया था नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, जो कि 1988 में बना है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज असाइंड मैक्सिमम वेटेज? थोक मूल्यों के सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिकतम भारांक दिया गया है? अब इसमें एक बात किसकी हो रही है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के बारे में होलसेल की जो इसको मैक्सिमम वेटेज देता है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फूड आर्टिकल्स को जो है ज्यादा वेटेज देता है। ध्यान रखना इस बात का। इसका राइट आंसर क्या है? डी। Who has been recently made the chairman of the work group on revision of wholesale price index services? तो किसको यहाँ पर जो है चेयरमैन बनाया गया, नियुक्त किया गया? अभिजीत सेन को। The base year for all India wholesale price index has been changed by the government of India from 2004-5 to 2011-12। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये भारत सरकार ने चेंज किया था 4-5 से 11-12 किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। which one of the following fixed the 4% inflation target in India with tolerance level of plus minus 2% for the period 2016 to 2021? तो किसने रखा था ये लक्ष्य 4% का प्लस माइनस 2, 16 से 21 तक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग या 14th फाइनेंस कमीशन? तो ये हमारा भारत सरकार का लक्ष्य था 4% का इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मींस, जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है? उत्पादक मूल्य सूचकांक क्या मेजर करता है? द एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसका नाम क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो जो सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं उसके प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है, इसके द्वारा बताया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन पढ़े होने चाहिए, तभी एग्जाम में जाके पता चलेंगे। पहली बार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन लिखोगे या तो गलत करोगे या तुक्का मारोगे, ठीक हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही आपको पार लगाएगी, ये बात याद रखना। जितने भी टॉपर्स हैं आपको यही कहते हैं, जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी रिविजन कर लो, पढ़ लो, रिविजन कर लो। उसके बाद एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी? टेस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखो। स्टूडेंट्स कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखो कि हाँ इसमें इस तरह से भी तो पूछा जा सकता है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही हम आपके लिए यहाँ पर करवा रहे हैं आपको। आप इस तरह से कर सकते हैं, पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा पढ़ सकते हैं, लेकिन इन द फाइनल, इन द एंड रिजल्ट क्या देगा? आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, increase in absolute and per capita real GNP do not cannot a higher level of economic development if। तो निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देती यदि इनमें से क्या रहे कि वो। अब देखिए यहाँ पर आर्थिक विकास की बात की जा रही है। आर्थिक विकास कब होगा? अब इसमें नहीं देती है। आर्थिक विकास तब होगा जब गरीबी खत्म हो जाए और बेरोजगारी दूर हो जाए, और आर्थिक विकास संकेत नहीं होगा जब गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। तो भाई आर्थिक विकास कहां से होगा? ये इसमें पूछा गया 26 क्वेश्चन में। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कैन नॉट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। चाहे जितनी मर्जी जीएनपी बढ़ जाए, एब्सोल्यूट पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, लेकिन जब तक भूखमरी, गरीबी और जो अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं की जाएगी,
तब तक जो है आर्थिक विकास उच्च स्तर पर नहीं जाएगा, ये हायर लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। लिस्ट एक को मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड आंसर द यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक लिस्ट दे रखी है, इसमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, और ये लिस्ट टू है, इसमें इनकी डेफिनेशन दे रखी है। तो आपको करना क्या है, बस पता होना चाहिए कि बूम क्या होता है। हिंदी में भी दिया गया, देख लीजिए, अप्रत्याशित तेजी, मंदी, अवसाद और वसूली। अब हिंदी में आप लोग देख लेना, बाद में जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो देख लेना ये इसका, और इसका मैं आंसर दे देता हूँ। अब देखिए बूम क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटीज आर हाई लेवल, एट हाई लेवल विद इंक्रीजिंग इनकम, इंक्रीजिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एट मैक्रो लेवल। बहुत बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट हो रही है, उसको बोलते हैं बूम। अच्छी इनकम हो रही है, इंक्रीज आउटपुट बढ़ रहा है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है बड़े लेवल, इसको बोलते हैं बूम। तो ए का हो गया वन। रिसेशन, ग्रेजुअल फॉल ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं रिसेशन, कि भाई मंदी चल रही है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, आउटपुट कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो मतलब हर चीज में ग्रेजुअल फॉल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिसेशन। एक होता है डिप्रेशन, अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रास्टिक फॉल इन इनकम एंड आउटपुट। तो मतलब एकदम से डिप्रेशन में चली जानी चीजें, ना ही तो एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ड्रास्टिक फॉल होगा, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। रिसेशन और डिप्रेशन में फर्क जान लो तभी काम आएगा। एग्जामिनर आपको एग्जाम में रिसेशन और डिप्रेशन हमेशा साथ साथ देगा, और तब आपको ये परेशान करेगा अगर आप अच्छी तरह इन दोनों को समझ के नहीं जाएंगे तो। रिकवरी क्या होती है? स्टेडी राइज, धीरे धीरे चीजों का बढ़ना, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको बोलते हैं रिकवरी, की धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। तो ये हिंदी में देख लेना, अवसाद का और वसूली का और मंदी का डेफिनेशन देख लेना। ये थे हमारे आज के पीडीएफ के 27 क्वेश्चन। डेली जितने भी क्वेश्चन होते हैं डेली आपको करवाए जा रहे हैं, तो डेली आप लेक्चर देख लिया करो, उसमें आपको काफी फायदा होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, गूगल पर स्टडी मास्टर ऑफिशियल सर्च कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाते हैं। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।